आज के न्यूज़पेपर का जो बेटा पहला ही पेज है ना, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और निश्चित ही आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को लिखें, पशुधन का निःशुल्क बीमा योजना पशुधन का निःशुल्क बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? का संबंध किस राज्य से है एवं इसका शुभारंभ एवं इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ कब किया गया? वह प्रति पशु रुपए राशि कितने रुपए राशि दे है? लिख लिया? तो राज्य पहला लिख दो राजस्थान, उत्तर में राज्य लिख दो राजस्थान। लाइटें वगैरह ऑन कर दो, पीछे वाली में लाइटें ऐसी वगैरह भी ऑन कर दो। लिख लिया बेटा? राज्य का संबंध किससे हो जाएगा? राजस्थान से। शुभारंभ लिखो बेटा 6 सितंबर को, 6 सितंबर 2023। लिख लिया बेटा? 6 सितंबर 2023। और राशि लिख दो बेटा 40,000 तक। पीछे वाला पड़ गया होगा बेटा, पीछे वाला इसमें पीपीटी निकालो, भारत के भौतिक प्रदेशों। तो ये आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, फ्रंट न्यूज ही आज की। वैसे तो आपने इसमें मार्केट में तो फ्लेक्स वगैरह काफी लगे हुए देखे होंगे इसके, तो ये प्रश्न आप लोग लर्न कर लेना। इतने में, हाँ उससे में मिल जाएगी। इतने में आपको एक दो प्रश्न और दे दूं क्या आज के? राजस्थान पीपीटी लिखा हुआ होगा। एक और योजना लिख लो बेटा, एक योजना लिखना, गृह लक्ष्मी योजना। गृह लक्ष्मी योजना, ठीक है बेटा? जैसे अपने परिवार में महिला मुखिया होती है ना बेटा, उसको प्रति माह 2,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अंदर का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? हाँ ये नहीं है, पेन ड्राइव लगा रखी है उसमें, छोटे वाले में देख लो। तो लिख दिया बेटा, इसका राज्य लिख देना बेटा कर्नाटक। हाँ देख लेंगे, हाँ ये वाली, ठीक है चलिए। लिख दिया बेटा, इसका गृह लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से। और समझ गए ना, ये महिला मुखिया को कितने रुपए देते हैं बेटा? 2,000 रुपए। बस एक प्रश्न और देख लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट, उसके बाद में अपने शुरू करेंगे आज की क्लास। और आज तो अपना एक बहुत ही विशेष और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, भारत के भौतिक प्रदेश। देखो हाल ही में, देखो एक प्रश्न और लिखो, हाल ही में सीलम चंद्रयान, सीलम सी आधा आएगा बेटा और उस पर छोटी मात्रा लगा के सी आधा लैम है सीलम। हाल ही में सीलम यान चंद्रमा की यात्रा हेतु
चंद्रमा की यात्रा हेतु भेजा है? हाल ही में किस देश ने सीलम यान चंद्रमा की यात्रा के लिए भेजा है? तो कौन सा देश है बेटा? सीलम किस देश का है? लूना इसका रशिया का था। तो 3 ऑप्शन बन चुके हैं बेटा। अब मिलान करने वाला प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। चंद्रयान 3 हो गया, और रशिया का कौन सा हो गया? लूना। और ये मैंने एक आपको बता दिया कौन सा, आज के न्यूज़पेपर का, ये सीलम यान। ठीक है बेटा, तो ये सीलम यान जापान का है बेटा, लिख दो। 3 प्रश्न हुए आज के। सुमन बेटा इधर लेके आओ। बस बेटा आज के न्यूज़पेपर के तो बस यही प्रश्न थे। अब आप हेडिंग लगाइए नोटबुक में, और नोटबुक को बंद करके छोड़ दीजिए। अपने चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। हाँ आए बेटा सभी? ओके इसको बंद कर लो बेटा। हाँ तो प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। अभी अपने क्या हुआ बेटा, सुबह सुबह आप लोगों को पहली क्लास होती है ना, पहली क्लास में पूरे ऐसे एनर्जेटिक रहा करो। हाँ वापस से बोलेंगे, प्यारे बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ तो पहली क्लास होती है, इसमें देखो पूरे रात भर जो है अपना दिमाग रेस्ट पे होता है। इस टाइम अपने अच्छे से पहली क्लास होती है, तो इसमें खूब ना बेटा एनर्जेटिक रहा को, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखो अपने आज जो टॉपिक शुरू करना है वो कौन सा करना है बेटा? भारत के भौतिक प्रदेश अपने को शुरू करने हैं। तो नोटबुक में पहले कुछ लाइनें लिखे, तो फिर मैं अपने आपको इसका डेफिनेशन वगैरह ये करवा देता हूँ, और फिर जो है अपने भारत के भौतिक प्रदेश शुरू करते हैं। भौतिक प्रदेश लिख दिया गया बेटा? ओके, और एक और हेडिंग लगाना चाहते हो तो लगा दीजिए, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान। अब इसमें लिखना शुरू करें भू आकृति विज्ञान में। भूगोल के इस खंड में, भूगोल के इस खंड में भूपटल पर, भूगोल के इस खंड में भूपटल पर, भूपटल जानते हो बेटा? अगर नहीं जानते तो ऑब्लिक लगा के स्थल मंडल लिख दो। भूपटल पर, स्थल मंडल लिख दिया, में विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों, विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। सुनो मेरी बात को, ये कहना चाह रहा है कि हमने जो हेडिंग लगाई है भू आकृति विज्ञान, है ना, भू आकृति विज्ञान जो हेडिंग लगाई है उसमें ये कह रहा है कि भूगोल तो क्या होता है, कई प्रकार का, मानव भूगोल होता है, जलवायु भूगोल होता है, कृषि भूगोल होता है ना, भौतिक भूगोल होता है। तो इस प्रकार से अगर अपने अलग अलग देखें तो भूगोल के प्रकार बहुत सारे हैं। ये कह रहा है कि आज जो अपने पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे। और ये कह रहा है कि भूगोल का जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? भू आकृति वाला, इसमें अपने स्थल पर जो जिस प्रकार की स्थल आकृतियां हैं उनका क्या करते हैं बच्चों? अपने अध्ययन करते हैं। जैसे इस पर कोई पहाड़ आ गया है, इस पर कोई पर्वत आ गया है, इस पर कोई मैदान है ना, इस पर कोई पर्वत श्रृंखला है,
इन चीजों का जब हम अध्ययन करते हैं उसी विषय को क्या कहा जाता है, भू आकृति विज्ञान कहते हैं। कोई दिक्कत बेटा? अब आगे लिखो इसमें, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निर्माण के आधार पर इन स्थल आकृतियों को, निर्माण के आधार पर इन स्थल आकृतियों को तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित किया गया है, तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 लिखना बेटा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। नंबर 2 लिख देना बेटा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। और तीसरा लिख देना बेटा, कौन सा हो जाएगा बेटा, तृतीय श्रेणी के उच्चावच, उच्चावच। अब उच्चावच तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है कि उच्चावच किसे कहते हैं, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए जो भाग होते हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं, ठीक है। और इनको अलग अलग नाम से जानते हैं, मैदान है, पठार है, पहाड़ी है, पहाड़ है, पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, कार्डिलेरा है ना, वो बात से। तो ये कितने श्रेणी के उच्चावच होते हैं बेटा, 3 श्रेणी के उच्चावच होते हैं। अब इसमें आपको लिखना है कि पहली श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से हैं। पहली श्रेणी में कौन कौन सी स्थल आकृतियां बनी है, तो महाद्वीप, पहली श्रेणी के उच्चावच क्या हो जाएंगे बेटा, सबसे पहले क्या बने हैं, महाद्वीप तथा महासागर, महाद्वीप तथा महासागर। ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच है बेटा, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है, समझ गए। सबसे पहले ये बने, तो लिखना बेटा द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी या भ्रंश लिख सकते हो इसमें, घाटी और झील। ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच हो जाएगा बेटा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हो जाएगा। भाई महाद्वीप बनने के बाद में ही उसमें चाहे वलन की क्रिया हुई है या उसमें ज्वालामुखी क्रिया हुई है, उससे पर्वत बन गए होंगे बेटा। और इस स्थल भाग पर ही या महाद्वीपों पर ही जब ज्वालामुखी का दरारी उद्गार हुआ होगा, वोल्केनो इरेप्शन हुआ होगा, तो उससे पठार बन गए, ठीक है बेटा। और उसके बाद में यहाँ पर विभिन्न नदियों की स्थल आकृति के आधार पर बहने के कारण क्या बन गए बेटा, मैदान बन गए, उसी से घाटियां बन गई, झील बन गई। तो ये सारी चीजें कौन सी श्रेणी के उच्चावच है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। तीसरा लिखना बेटा, अपक्षय अपर्दन, वेदरिंग, अपक्षय अपर्दन, अपक्षय अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय अपर्दन निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां, द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां ये नहीं समझ में आया ना बेटा आपका, तीसरा समझ में नहीं आया ना। सुनो, ये अपक्षय का मतलब होता है, अपने नहीं कहते क्या, कटाव हो जाना। पानी के साथ मिट्टी कटकर बहती है तो अपने कहते हैं उसे क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। कटाव तो जानते ही होंगे बेटा। तो देखो, चाहे वो पानी से कटे, चाहे कोई हवा से कटे, इस धरती का कोई ऐसा भाग जो लगातार पानी के बहने के कारण कोई ना कोई स्थल आकृति बनी, तो ऐसी आकृति जो कटाव से मतलब अपक्षय या अपर्दन से हो जाए या निक्षेपण मतलब जमाव से हो जाए। जैसे कि डेल्टा की मैं बात करूं बेटा, डेल्टा कैसे, डेल्टा भी एक प्रकार की स्थल आकृति तो है। तो बेटा क्या लिख रहे हो आप,
आराम से नोटबुक बंद कर दो, अपने 20-30-50 मिनट तक बातें करेंगे बेटा, अभी नहीं लिखना आप लोगों को। सुनो एक बार, जब समझा रहा हूं तब से कम तो मत लिखा करो, बाद में मैं लिखवा दिया करूंगा। हाँ, मैं कह रहा था निक्षेपण। अब देखो मिट्टी के जमाव से कोई ना कोई तो स्थल आकृति बनती होगी ना बेटा, तो उससे अंतिम अवस्था में जो नवीनतम स्थल आकृतियां बनती है, क्योंकि मिट्टी के जमाव से तो बेटा फिर मैदान भी तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन नवीनतम जो स्थल आकृति, अब मैदान भी तो कटते ही होंगे, मैदान में नवीनतम मिट्टी आती होगी, उसका जमाव होता होगा, है ना बेटा, तो नवीनतम स्थल आकृतियां अपक्षय या अपर्दन या निक्षेपण से नवीनतम जो स्थल आकृतियां बनती है वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच होते हैं बेटा? तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो पहले श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, घाटी और झील। और तृतीय श्रेणी में कौन से आते हैं? तो आप सीधा याद रख लो बेटा, या तो किसी कटाव से, चाहे वो हवा से कटे, चाहे वो पानी से कटे, चाहे वो अंतर्जात बल से बने और चाहे वो बाह्य बल से बने। समझ गए? मैं अंतर्जात मतलब ज्वालामुखी अंदर से ही तो आएंगे, तभी तो पर्वत बनेंगे। तो अब आपको यहां याद रखना था कि भाई ये जो स्थल आकृतियां होती है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। तीसरा भी इनके अपर्दन या अपक्षय, अपर्दन या निक्षेपण से निर्मित जो स्थल आकृति होगी वो कौन सी श्रेणी के उच्चावच होंगे? तृतीय श्रेणी के उच्चावच होंगे। ठीक है, इसके बाद में नई लाइन से लिखें, भौतिक प्रदेश। ये हेडिंग लगानी है क्योंकि इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि भाई ये भौतिक क्या होता है, भौतिक क्या होता है। ठीक है बेटा, तो भौतिक किसे कहते हैं? देखो भौतिक किसे कहते हैं ये अगर अपने पढ़े तो आप लोगों को पता है कि भी किसी क्षेत्र विशेष के उच्चावचों का अध्ययन उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। उस प्रदेश का क्या कहलाता है बच्चों? भौतिक प्रदेश कहलाता है। उस प्रदेश का भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो अब हमें देखना है कि भाई ये उच्चावच क्या होते हैं, है ना बेटा। अब अपने क्या पढ़ लेते हैं कि ये उच्चावच क्या होते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि ये भी उच्चावच, उच्चावच और किसी भी विशेष क्षेत्र में उच्चावचों का अध्ययन ही उस क्षेत्र का क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो अब अपने को क्या पढ़ने हैं? उच्चावच पढ़ने हैं बेटा, ठीक है, कि उच्चावच किस प्रकार से होते हैं। तो देखो अपने बात करें उच्चावचों की, तो देखो अगर हम कहें कि भी ठीक है, इसके बाद में दो उच्चावच और रहेंगे बेटा हमारे। देखो ये इस प्रकार के हमारे उच्चावच होते हैं बेटा, ठीक है। इस प्रकार से उच्चावच से अभिप्राय यही है बेटा कि ये हमारी क्रस्ट मान लेते हैं या धरातल वाला हिस्सा मान लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है।
अब देखो ये जो सारी स्थल आकृतियां आपको दिख रही है, तो यहां माना हम लोगों ने कि ये वाला जो हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है बेटा? पानी का हिस्सा है। ये पानी का हिस्सा हो गया बेटा। और पानी के हिस्से में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं कि इस वाले भाग को अपने क्या कहते हैं, सारी परिभाषाएं आपको उसमें करवाई हुई है। अपने कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? इसे समुद्र तल कहते हैं बच्चों। ये क्या होता है? समुद्र तल होता है। समझ गए मेरी बात को? समुद्र तल हम लोगों ने पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच की रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? समुद्र तल कहते हैं। और हमारे देश का जो समुद्र तल का आधार है वो कौन है बेटा? चेन्नई है। हमारे देश के समुद्र तल का आधार कौन है? चेन्नई है। यस एंड नो? भारत के समुद्र तल का उच्चावच कौन है? चलो मेरे को बताओ कि उत्पत्ति के आधार पर उच्चावच कितने प्रकार के होते हैं? अरे कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से प्रकार होते हैं? सारे एक साथ बोलो। अच्छा बताओ, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन कौन आते हैं? ठीक है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच? ठीक है। और तीसरी श्रेणी के उच्चावच? अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण की क्रिया से निर्मित स्थल आकृतियां। ठीक है। और उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं कि किसी समुद्र भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं अपने, कि भाई किसी क्षेत्र विशेष के उच्चावचों का अध्ययन, क्षेत्र विशेष के उच्चावचों का अध्ययन क्या कहलाता है? उस क्षेत्र का भौतिक प्रदेश कहलाता है। जैसे अपने बोल दे, अगर राजस्थान के उच्चावचों का अध्ययन करना है तो हम क्या बोलेंगे? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश के उच्चावचों का अध्ययन करना है तो हम क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश का भौतिक प्रदेश। और या अपने भारत के उच्चावचों का अध्ययन करना है तो हम बोलेंगे भारत के भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश की परिभाषा समझ में आ गई। अब उच्चावच देखो, अगर इस समुद्र तल से जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई अगर कितनी हो बेटा? 300 मीटर हो। औसत ऊंचाई कितनी हो? 300 मीटर हो। और नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हो। किससे बने बेटा? यदि वो जलोढ़ मृदा से बने तो उसे हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं बेटा। इसे क्या बोलेंगे अपने? मैदान या प्लेन बोलेंगे बेटा। ठीक है। अब अगर बात करें कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 600 से कितनी हो बेटा? 900 मीटर तक हो। एवरेजली बात करें, औसत बात कर रहे हैं, ठीक है, इतनी हो। और ऊपरी भाग कैसा हो? समतल हो बेटा। ऊपरी भाग कैसा हो? समतल हो। और ऊपरी भाग समतल हो और निर्माण इसका हुआ होना चाहिए ज्वालामुखी दरारी उद्गार से। कल पढ़ा था हमने दरारी उद्गार, तो ये ज्वालामुखी दरारी उद्गार से इसका निर्माण हुआ होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों पठार। ठीक है बेटा। तो देखो, अगर समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर तक है तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? मैदान बोलेंगे। और यदि मैं आपको पूछ लूं कि अपने भारत में जो मैदानी प्रदेश है उसका सबसे ऊपर उठा हुआ भाग कौन सा है? बताओ बताओ। तो अपने राजस्थान का जो मैदान है ना बेटा, वो पूरे उत्तर के विशाल मैदान में सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग है। अच्छा बताओ, राजस्थान में भी तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई है बेटा 200 से 250 मीटर। कितनी है बच्चों? 200 से 2। ये प्रश्न पूछा गया बेटा कि राजस्थान के मैदानी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 200 से 250 मीटर है। तो अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है बच्चों? 930 मीटर है। और भी अगर अपने बात कर लेंगे बाद में जब पठार पढ़ेंगे तो पठार की कितनी है, मरुस्थल की कितनी है, वो भी बात कर लेंगे। ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, पठार समझ में आ गया कि ज्वालामुखी दरारी उद्गार से बना हुआ होना चाहिए, ऊपरी भाग समतल होना चाहिए और 600 से 900 मीटर एवरेज औसत ऊपर उठा हुआ भाग होना चाहिए। एवरेज उठा होना चाहिए। देखो जैसे अपने भारत में भौतिक अपने जो पठार है ना बेटा, भारत में पठार है
प्रायद्वीपीय पठार वो इस प्रकार से है। इस प्रकार का मतलब है कि इसकी ये पश्चिम जो दिशा है ना बेटा, यहाँ पश्चिम में तो इसकी ऊंचाई अधिक है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 1200 मीटर। बोलो कितनी है? 1200 मीटर है। और अगर हम बात करें इसकी पूरब में ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर है बेटा। ठीक है, ये 600 मीटर ऊंचाई है इधर। अब सुनो कि भाई ये अपने जो पठार है भारत का प्रायद्वीपीय पठार, उसकी ऊंचाई इस प्रकार से। तो ढलान पश्चिम से किस ओर हो गई बेटा? पूर्व की ओर होगी भारत के पठार की। और मैं बात करूं कि आप बोलोगे कि सर यहाँ तो 1200 आ गया और यहाँ 600 आ गया, तो आपने तो कहा था 900 तक ही पठार होता है। तो हमने एक बात भी थी कि क्या होना चाहिए? औसत होना चाहिए। और औसत निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? अनुपातों का योग बटा अनुपातों की संख्या। तो अनुसंख्या है बेटा 2, तो अनुपातों का योग कितना हुआ? 1800। संख्या कितनी है? 2। काट दो बेटा, कितना आ जाएगा? 900। और 900 तक क्या कहलाता है बच्चों? पठार कहलाता है। दैट इज क्लियर? अरे यस सर नो समझ में आया ये? ठीक है बेटा, आगे देखो। अभी अपने बात करेंगे। आप समझ गए पठार किसको कहते हैं? जिसकी औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? निर्माण कैसे हो रहा चाहिए? ठीक है बेटा, अगर हम बात करें बेटा ऊंचाई हो जाए 900 से कितनी तक? 1800 मीटर तक। 900 से 1800 मीटर तक ऊंचाई हो जाए, उसे कहते हैं हम लोग पहाड़ी कहते हैं बेटा इसे। जैसे अब वर्तमान में अरावली की ऊंचाई 930 मीटर है, तो वो किस में आएगी? इसी में तो आएगी 930। तो 900 से 1800 है ये, तो वो किस में आएगी बेटा? इसमें आएगी पहाड़ी में। तो वर्तमान में यही तो बोलते हैं अरावली की पहाड़ियां। पहले बोलते थे अरावली पर्वतमाला, क्योंकि जब वो बनी थी ना, जब अरावली का निर्माण हुआ था प्री पैलियोजोइक काल में या एजोइक काल के प्री प्राथमिक युग के प्री कैम्ब्रियन युग में गोंडवाना लैंड में वलन की क्रिया से अरावली बनी। ठीक है बेटा, तो अब ये जब इसका निर्माण हुआ था तब तो ये 2800 मीटर ऊंची थी बेटा। और 2800 देखो, 2800 क्या बात करें तो आपको याद रखना है कि अगर किसी की भी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 2700 मीटर से क्या हो? अधिक हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? पर्वत कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। तो पर्वत की बात करें तो 2700 से ज्यादा वाले तो पर्वत होते हैं। और मैं कह रहा हूं कि अरावली जब बनी इसकी औसत ऊंचाई कितनी थी? 2800 मीटर थी। 2800 मीटर थी, इसका मतलब है उसको अरावली पर्वतमाला कहते थे। अब वर्तमान में उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 930 रह गई। 930 रह गई, तो अब हम अरावली की पहाड़ियां बोलते हैं उसे। समझ गए मेरी बात को? अब आगे सुनो कि अगर ऊंचाई 1800 से कितनी हो बच्चों? 2700 तक हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटो? पहाड़ बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? पहाड़। तो आप समझ गए पहाड़, पर्वत और पहाड़ी में क्या अंतर होता है। और एक याद रखना कि जो पर्वत होगा ना बेटा, जो पर्वत होगा उसकी जो चोटी है, पीक जो है उसकी, ये कैसी होगी? नोकीली होगी बेटा। ये पीक इसकी कैसी होगी? नोकीली होगी। एक ये बात भी आपको याद रखनी है। अगली बात देखिए कि यदि पर्वतों की क्या हो? क्रमबद्धता हो, कंटिन्यूटी हो, लगातार हो, है ना बेटा। अगर ये पर्वतों की लगातार एक श्रृंखला के रूप में हो, क्रमबद्धता हो, जुड़े हुए हो, और एक विशेषता मेन याद रखना, चोटियां क्या हो? समानांतर हो। चोटियां लगभग क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पर्वत श्रेणी कहते हैं। समझ गए? और अगर इन पर्वत श्रेणियों की कई श्रृंखला हो, पर्वत श्रेणियां अगर ऐसे क्रम में हो, स्टेप टू स्टेप हो ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं? पर्वतमाला कहते हैं बच्चों, या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे काराकोरम श्रेणी और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हो जाएगी माला। अब देखो इसमें आप देख रहे हो कि ना तो पर्वतों की चोटियां बराबर है, ये छोटा है ये उससे बड़ा है, ऐसे करते करते ना तो इनकी ऊंचाई बराबर है, ना ये एक स्थान पर अलग अलग जगह पर है, ना इनकी कोई क्रमबद्धता है, नहीं है ना बेटा। तो ऐसे पर्वतों को अपने क्या कहते हैं? कार्डिलेरा कहते हैं बेटा। ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं अपने?
कार्डिलेरा कहा जाता है। तो ये होते हैं हमारे क्या, उच्चावच बेटा, ये क्या होते हैं, उच्चावच। अब एक बार वापस से देखिए कि हमने जो शुरू किया था कि भी ये भू आकृति विज्ञान, तो भू आकृति विज्ञान की हमने परिभाषा क्या पढ़ी है बेटा, कि इस भूपटल पर या इस स्थल मंडल पर जो स्थल आकृतियां हैं उनका जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। भूगोल की एक शाखा है भू आकृति विज्ञान, उसमें हम स्थल पर बनने वाली स्थल आकृतियों का क्या करते हैं बच्चों, अध्ययन करते हैं। और उत्पत्ति के आधार पर इन स्थल आकृतियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में महाद्वीप एवं महासागर आते हैं और द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में झीलें हैं, ब्रंश है या घाटी बोल सकते हैं अपने, इसमें मैदान है, पठार है, पर्वत है, इस प्रकार के उच्चावच है वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। और इन उच्चावचों के अपक्षय, अपर्दन या निक्षेपण की क्रिया से जो स्थल आकृतियों का निर्माण होता है उसे हम लोग तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भी उच्चावच कैसे कैसे हो सकते हैं, तो हमने एक चित्र बनाया, उसमें समुद्र तल से ऊपर उठे हुए जो भाग होते हैं वो उच्चावच कहलाते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, तो समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा। सुनो कि भी समुद्र तल से ऊपर उठे हुए भागों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उच्चावच कहते हैं। फिर हमने भारत में समुद्र तल देखा, तो भी आप बताओ समुद्र तल किसे कहते हैं, तो हमने पढ़ा कि भी जो ज्वार भाटा आते हैं ना बेटा, मैं इसके नए बच्चे उनको भी थोड़ा सा बता दो बेटा, ध्यान से सुनना कि यहां से देखो कि भी जब समुद्र में लहरें आएगी तो एक लहर तो ऐसे आएगी बेटा, यहाँ छोटी जो लहर होगी वो तो यहाँ तक ही पानी पहुंचाएगी। एक अगर इसमें बड़ी लहर आ रही है बेटा ऐसे, तो उसका पानी ज्यादा ऊपर तक पहुंच जाएगा। तो इन्हीं को तो क्या कहते हैं, अपने ज्वार भाटा कहते हैं। इन्हीं को ज्वार भाटा कहते हैं ना, कि पानी का जब ऊपर की ओर उठाव होता है वो ज्वार होता है, और नीचे की ओर जब होता है तो ये क्या होता है, भाटा होता है। इसी को अपने ज्वार भाटा कहते हैं। तो बेटा भारत के कौन से तट पर सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, भारत के कौन से तट पर? और बच्चों मैंने आपको करवाया है ना, गुजरात का ओखा तट करवाया था या नहीं करवाया आपको, कि सबसे ज्यादा ऊंचे ज्वार आते हैं गुजरात के कच्छ के खाड़ी का जो ओखा तट है वहां पर। तो चलो देखो बेटा, हाँ मैं रिपीट करवा रहा था आपको। तो भारत में समुद्र तल का आधार कहां से लिया गया है बच्चों, समुद्र तल किसे कहते हैं, उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, समुद्र तल कहते हैं। भारत में समुद्र तल का आधार चेन्नई से लिया गया है। इसके आधार पर हमने पढ़े कि यदि समुद्र तल से किसी स्थल भाग की ऊंचाई एवरेजली 300 मीटर है और उसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है, वो मैदान कहलाएगा बेटा। और अगर ऊंचाई जो है, अगर जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाए, 600 से 900 मीटर हो जाए, तो उसे हम पठार बोलेंगे, लेकिन उसका निर्माण ज्वालामुखी दरारी उद्गार से हुआ होना चाहिए। यही पढ़ा ना बेटा हम लोगों ने। दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी है कि भी पठार का ऊपरी भाग कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा है कि 900 से अगर 1800 मीटर ऊंचाई है तो वो पहाड़ी कहलाएगी। जैसे कि अरावली की वर्तमान में पहाड़ियां हैं, आप बताओगे कि अरावली जब बनी थी तब उसकी औसत ऊंचाई 2800 मीटर थी, तब उसको अरावली पर्वतमाला कहते थे। अब अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर रह गई है, अब हम अरावली की पहाड़ियां कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक बात और हमने पढ़ी कि भी ये पहाड़ किसे कहते हैं, तो 900 से 1800 मीटर, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, पहाड़ी, और पहाड़ हो जाएगा 1800 से 2700 मीटर तक। 1800 से 2700 मीटर तक क्या कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं। और 2700 से ज्यादा ऊंचाई हो, औसत ऊंचाई, और उसकी चोटी पीक कैसी होनी चाहिए, नोकीली होनी चाहिए, वो क्या कहलाते हैं बेटा, पर्वत कहलाते हैं। और अगर इन पर्वतों की क्रमबद्धता हो, अगर इन पर्वतों की क्रमबद्धता हो और ऊपर से चोटियां क्या हो, समानांतर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, पर्वत श्रेणी कहते हैं। और अगर पर्वत श्रेणियों का कई स्टेप हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्वतमाला या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और अगर जिन पर्वतों की कोई क्रमबद्धता, निश्चित स्थान, निश्चित ऊंचाई नहीं होती है, ऐसे पर्वतों के समूह को कार्डिलेरा कहते हैं। उच्चावच समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो।
यहाँ लिखा है कि भारत का सर्वप्रथम भौतिक विभाजन प्रोफेसर वाडिया के द्वारा 3 भागों में किया गया था। भारत में हम बात करें कि भी सबसे पहला जो भौतिक विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था बेटा? प्रोफेसर वाडिया के द्वारा किया गया था। और प्रोफेसर वाडिया ने जो ये बताया है, ये 3 प्रकार बताए। एक तो इन्होंने बताया है पूरे का पूरा हमारा जो प्रायद्वीपीय खंड है, यहां देख लेना बेटा, इन्होंने जो बताया है कि एक तो इन्होंने बता दिया हमारा कौन सा पूरे का पूरा प्रायद्वीपीय खंड, एक भाग तो ये बीच बीच वाला हिस्सा बता दिया। दूसरा इन्होंने भाग कौन सा बता दिया कि सारे पर्वत मतलब हिमालय या अन्य सारे पर्वत, सभी पर्वत श्रृंखलाएं जितनी भारत के अंदर है। तो इसने क्या कर दिया, एक तो पठार का भाग कर दिया और एक भाग किसका कर दिया बेटा? पर्वतों का कर दिया, और तीसरा मैदानों का कर दिया। इसने 3 ही भाग बताए। मैं पहली बार बता रहा हूं कि भी आप लोगों को ये ध्यान से सुने कि भारत का सबसे पहले भौतिक विभाजन जो है वो प्रोफेसर वाडिया के द्वारा किया गया। या अन्य कई लक्षणों के आधार पर भी बात करें अपने कि देखो कि अपना जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा ही तो है अपना भारत, दक्षिणी हिस्सा है। भारतीय उपमहाद्वीप की जो भूमि है उसके अंदर या तो अंतर्जात बल लगे होंगे या बहिर्जात बल लगे होंगे, तभी तो स्थल आकृतियां बनी होगी बेटा। कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो यहाँ की भूमि है वो क्रियाशील रही है, मतलब उसी में किसी न किसी प्रकार की क्रिया होती रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी भूमि क्रियाशील भूमि रही है। इससे अभिप्राय यही है कि उस भूमि में किसी न किसी प्रकार की क्रिया तो होती रही है, चाहे वो प्लेटें दो आपस में पास पास आई हो, चाहे प्लेटें दूर दूर गई हो, समझ गए, चाहे उसमें ज्वालामुखी से पर्वत बने हो, चाहे उसमें वलन की क्रिया से बने हो, चाहे कोई किसी बाहरी जो बल होता है उसके कारण कोई स्थल आकृति बनी होगी, तभी तो बनी होगी ना ये स्थल आकृतियां। हाँ, तो उसकी क्रियाशील भूमि रही है, उसी के कारण ये सारे के सारे जो उच्चावच है ना बेटा, ये जो सारे के सारे उच्चावच है ये हमारे सामने आए हैं। यही कहेंगे अपने तो कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोई ना कोई क्रिया हुई है जिससे ये उच्चावच हमारे सामने आए हैं। और भूवैज्ञानिक संरचना भी वैज्ञानिक आधारों पर तय की हुई संरचना, भूमि की ऐसी संरचना जो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या की गई, उसको तय की गई, तो उसे क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक संरचना कहते हैं। उस आधार पर समझ लो या इसको सेल समूह के आधार पर समझ लो तो इसे कितने भागों में बांटी गई है? 3 भागों में बांटी। मैं वापस से बोल रहा हूं, दोबारा से सुनो। अब इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं। अपना जो भारतीय उपमहाद्वीप है, आराम से सुनना, जैसे कि मैं थोड़ा चित्र कर बना देता हूं कि जैसे इस प्रकार से अपना एशिया महाद्वीप है ना बेटा, और एशिया महाद्वीप में ऐसे अपना यहाँ पर भारत आता है, और भारत से ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया ऐसे होते हुए ये, चलो इसका नाम तो पहले नहीं लेंगे अपने, यहाँ बांग्लादेश, यहाँ म्यांमार, यहाँ नेपाल, भूटान, यहाँ नेपाल, और यहाँ लास्ट में पाकिस्तान, और सबसे बड़ा देश या महान देश कौन सा? भारत। ठीक है बेटा, तो ये सारे देश आ गए। ये सारे के सारे 5 देश जो दिख रहे हैं आपको, ये भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। ये इतने का इतने चित्र है ना। उपमहाद्वीप की परिभाषा भी आपको मैं बता देता हूं कि महाद्वीप का वह भाग, ये जो महाद्वीप दिख रहा है आपको, इस महाद्वीप का वो वाला भाग जो किसी पर्वत श्रृंखला या किसी नदी के कारण, जो किसी पर्वत श्रृंखला या नदी के कारण महाद्वीप से क्या हो गया हो? अलग हो गया। मैं वापस से बोल रहा हूं कि इस महाद्वीप का वो वाला भाग जो किसी पर्वत श्रृंखला या नदी के द्वारा महाद्वीप से क्या हो गया हो बच्चों? अलग हो गया, उसे अपने क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप बोला जाता है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहां देखो, ये पाकिस्तान में आती है किर्थर और सुलेमान पर्वतमाला, यहां ऊपर आती है हिमालय पर्वतमाला, और यहां म्यांमार की आती है अराकान योमा पर्वत श्रृंखला, और इधर आपको पता है पानी आ जाता है। तो देखो ये टुकड़ा, इसी ये दीवारी बन गई एक प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा? उपमहाद्वीप कहलाएगा। और ये जो 5 देश देख रहे हो, इनमें सबसे बड़ा देश, महान देश कौन है? भारत ही तो है। तो इस उपमहाद्वीप का नाम क्या रखा गया? भारतीय उपमहाद्वीप नाम रखा गया बेटा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ भी लूं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहते हैं कि जो महाद्वीप का ऐसा कोई टुकड़ा होता है जो वैसे तो अलग होता नहीं है, जैसे श्रीलंका है, श्रीलंका इसमें शामिल थोड़ी की है, श्रीलंका तो द्वीपीय देश है। कि महाद्वीप का सर ऐसा भाग होना चाहिए
जो या तो पर्वत श्रृंखला से या किसी नदी से अलग दिखता हो थोड़ा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उपमहाद्वीप। अब इस उपमहाद्वीप में बताओ कितने देश आते हैं, 5। कौन कौन से आते हैं, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और, नहीं म्यांमार नहीं आएगा बेटा, देखो ये आएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और ये कौन सा आ गया, बांग्लादेश। तो ये नहीं आएगा बेटा, समझ गए मेरी बात को, 5 हो गए ना यहां तक बस। अरे एक तो पाकिस्तान, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा भारत, पांचवा बांग्लादेश, ये 5 ही देश आते हैं, ठीक है। तो ये 5, तो अब आपको उपमहाद्वीप तो पता चल गया क्या होता है। अब सुनो कि इसकी भूमि में या तो कोई अंतर्जात बल लगा और या कोई बहिर्जात बल लगा। इसकी भूमि कोई क्रियाशील रही होगी, मतलब किसी न किसी प्रकार की क्रिया हुई है, कि चाहे ये दोनों प्लेटों में अभी सारी गति हुई होगी, चाहे कोई सी, वो आगे की बातें वो बाद में करेंगे। तो इसकी भूमि क्रियाशील रही है, उसके फल स्वरूप ही हमारे जो ये उच्चावच है ये हमारे सामने आए हैं। ये सही बात है। अब ये हमारे सामने आ गए तो हम कहते हैं कि भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर, वैज्ञानिकों के द्वारा तय की गई संरचना के आधार पर देखें या सेल समूह के आधार पर देखें, तो भी भारत को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा, 3 भागों में बांटा जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं, एक तो सारा प्रायद्वीप बना दिया पूरे का पूरा, एक सारे का सारी पर्वतमालाएं एक जगह इकट्ठी कर दी, और तीसरे सारे मैदान एक जगह इकट्ठे कर दिए। ये 3 भाग है। तो आप मेरे को बताओ कि सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर वाडिया के द्वारा किया गया। और अब इसके बाद में देखो कि भारत को मुख्य कितने भागों में बांटा जाता है बेटा, 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें हम जो 4 भाग करते हैं ना बेटा, देखो वो कौन कौन से होते हैं। इसमें होते हैं कि एक तो हमारा पूरा उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, मतलब उत्तर में जो पूरी की पूरी पर्वतमालाएं हैं, एक तो वो वाली, ठीक है। और दूसरी कौन सा, दूसरा पूरे का पूरा मैदान, एक तो पर्वतमाला और दूसरा कौन सा, मैदान। कितने हो गए बेटा, 2। तीसरा पठार, कितने हो गए, 3। और चौथा कौन सा है, तटीय प्रदेश। चौथा कौन सा है, तटीय प्रदेश। ये 4 ही भागों में बांटा, पर्वतमाला, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश और तटीय प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में देखना, कृष्णन एम चटर्जी, एसपी चटर्जी नाम है पूरे का पूरा इनका, तो वैसे ये अलग अलग व्यक्ति हैं। तो कृष्णन व चटर्जी ने भारत को कितने भागों में बांटा बेटा, 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों में बांट दिया। और इसके अलावा स्पेट के द्वारा कितने भागों में बांटा गया, 6 भागों में। तो अंतिम रूप से कितने भाग है बेटा, 6 भाग। अब आप बोलोगे सर 5 फिर कैसे हुए, 5 ऐसे हुए बेटा कि नंबर 1 पर्वतमाला, नंबर 2 मैदान, नंबर 3 तटीय प्रदेश, नंबर 4 पठारी प्रदेश, ये तो 4 थे ना। इसने एक मैदानी प्रदेश से मरुस्थल को अलग कर दिया। इसने क्या कर दिया, मरुस्थल को अलग बताया। तो कितने भाग हो गए, 5 भाग हो गए। अब 6 इसने कैसे बताए, इसने तटीय सीमा से, जो तटीय प्रदेश हमने पढ़ा है, उस तटीय प्रदेश से द्वीप समूह को अलग कर दिया। तो ये देखो कितने प्रकार के हैं, कि 6 प्रकार के। अब मेरी बात सुनो कि आपको मैं ये बताऊं कि भौगोलिक जो शब्द है ना बेटा, भौगोलिक लिख दो या भौतिक शब्द जो है, ये भौतिक शब्द हैक्सले के द्वारा दिया गया था। किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था बेटा, ये हैक्सले के द्वारा ये शब्द दिया गया था। और हैक्सले ने क्या कहा, इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि जैसी भूमि वैसा ही उसका क्या रख दो, नाम रख दो। जैसी भूमि है वैसा ही उसका कर दो क्या, नाम। जैसे मैं आपको बताता हूं, पर्वत जहां पर पाए जाए वो होगा पर्वतीय प्रदेश, पठार जहां पर पाए जाए वो पठारी प्रदेश, मरुस्थल जहां पाए जाए वो मरुस्थलीय प्रदेश, अगर कहीं पर तट पाया जाए तो वो, और अगर द्वीपों का समूह है पाया जाए तो द्वीप समूह। समझ गए मेरी बात को, कि जैसी भूमि वैसा उसका नाम हो जाएगा। तो उसमें देखो अपने भारत में जहां जहां पर पर्वत पाए जाते हैं उसे हम क्या बोले, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। जहां जहां पर हमारे विशाल मैदान है या मध्य का विशाल मैदान कहते हैं, तो दूसरा भाग कौन सा आ गया बेटा, मैदानी प्रदेश। तीसरा भाग प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा भूभाग जिसके कितने और पानी हो बेटा, 3 और पानी हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है बेटा। तो अब आप इस चित्र में यहां देखोगे कि ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये कौन सा बेटा, अरब सागर है। ये वाला अरब सागर है। नीचे कौन सा महासागर आ गया बच्चों, हिंद महासागर। और इधर आप देख रहे हो कौन सी खाड़ी है,
बंगाल की खाड़ी है। तो किसको कहते हैं बेटा अपने ये जो है प्रायद्वीप, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? ऐसा भूभाग होना चाहिए जिसके कितने और पानी हो? 3 और पानी हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट कौन सा है, और ये ऊपर उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीप तो इसलिए कह दिया कि इसके कितने और पानी है बेटा? 3 और पानी है। और यदि हम बोल दें, आराम से सुनना एक बार, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, इसको प्रायद्वीप तो इसलिए बोला बेटा कि इसके 3 और क्या है? पानी है। इसके 3 और पानी तो है, लेकिन इसके बाद में हम बात करें कि ये आसपास की भूमि से या समुद्र तल से औसत है कितना ऊपर उठा हुआ भाग है? 600 से 900 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग है। इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? पूरा प्रायद्वीपीय पठार नाम रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा तटीय प्रदेश, अगला कौन सा है? तटीय प्रदेश। अब तटीय प्रदेश समझ गए ना? तट किसको कहते हैं बेटा? कि स्थल भाग का, सॉरी स्थल भाग का किसी भी स्थल भाग का वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ हो? जल से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तट कहते हैं। और उसी उभरे हुए भागों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तट रेखा कहते हैं बेटा। ठीक है, उसे हम कहते हैं तट रेखा कहते हैं। तो अब ये समझ गए आप लोग, इसके बीच बीच का हिस्सा कौन सा हो जाएगा? तटीय प्रदेश हो जाएगा। यही तो लग रहा है पानी के साथ, ये तटीय प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद में देखो एक वो उसने दे रखा है द्वीप समूह है। तो द्वीप समूह आप लोग देख रहे हो कि कौन कौन से, ये यहाँ पर द्वीप समूह लक्षद्वीप हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। इसके बाद में ये क्या बोला? मरुस्थल। तो ये देख लो अपना उत्तर पश्चिम में तो है, ये रहा यहाँ पर मरुस्थल। ये आप इतना हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला जो भाग है ये हो जाएगा मरुस्थल का हिस्सा। ये मरुस्थल का हिस्सा, समझ गए? तो अब भारत के उत्तरी उत्तर में देखो पर्वत पाए जाते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया उत्तर पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद में उत्तर का विशाल मैदान आता है, तो इसको हमने बोल दिया मैदानी प्रदेश। इसके बाद में ये प्रायद्वीप जैसी आकृति बनती है और ऊपर उठा हुआ भाग, इसको बोल दिया प्रायद्वीपीय पठार। ये तटीय प्रदेश, ये मरुस्थल, और वो क्या हो जाएंगे? द्वीप समूह हो जाएंगे। तो अब मैं वापस से इन सभी की एक बार डेफिनेशन आपको समझा दूं कि सबसे पहला जो हमारा भाग था वो था कौन सा बेटा? उत्तर पर्वतीय प्रदेश। और उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हम लोग जिन जिन राज्यों की, जिन जिन पर्वत श्रेणियों की चर्चा करेंगे उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि ये देखो, ये हमारे जो पामीर ग्रंथि है, पामीर का जो पठार आता है वहां पर, ये पामीर ग्रंथि भी कहते हैं इसको, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पठार भी है। ऊंचा भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ आता है, लेकिन ऊंचा तिब्बत का पठार है बेटा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस बात में। और हालांकि इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं बेटा। इसको क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत कहा जाता है इसे, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो यहां से देखो एक श्रेणी जा रही है कुल्लुन श्रेणी, और एक जा रही है इधर पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है। आप लोग नहीं पढ़ते क्या हिंदू कुश पर्वत है? यहाँ पर खेबर दर्रा था मेरे ख्याल से कोई, और उसी खेबर दर्रे से जो बाबर जो है वो भारत आया था, ऐसा नहीं पढ़ा क्या? चलो देखो, तो ये यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत आ जाता है। इसके बाद में देखो भारत का जो मैप देख रहे हो आप लोग, ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है बेटा, और ये कैलाश श्रेणी। फिर ये इतने भाग को हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। इतने भाग को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? ट्रांस हिमालय कहते हैं। तो मतलब एक भाग तो कौन सा हो गया इसका? ट्रांस हिमालय हो गया। और दूसरा जो भाग, ये देखो बड़े अक्षरों में हिमालय लिखा हुआ है, ये हिमालय की 3 श्रेणियां है। सबसे पहली है महान हिमालय, दूसरी है मध्य हिमालय, और तीसरी सबसे नीचे आ गई मतलब बाह्य हिमालय। तीसरी कौन सी आ जाएगी? बाह्य हिमालय आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस बारे में जो हम पढ़ेंगे ये सारी की सारी क्या कहलाएगी? हमारे उत्तर पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद में देखो ये इधर आप लोग देखोगे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां देख रहे हो ना बेटा, ये रही गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। ये नागा की पहाड़ियां, नागालैंड में पटकोई बूम की पहाड़ियां है ना। और इसके अलावा भी अपने पढ़ेंगे इसमें मीरी की पहाड़ियां हैं, अबोर है, मिशमी है, डाबला है, मिजो की पहाड़ियां हैं, लुशाई की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां यहाँ पर आएगी। ये समस्त पहाड़ियां क्या है? उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का भाग होने के कारण इन सभी को हम क्या कहते हैं? उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है,
इनको उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दूसरा विभाजन जो है वो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, यही बताया था। अब उत्तर के विशाल मैदान में देख लो, ऊपर ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है आपको, वो तो कौन सा हो गया बेटा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो गया ना। ये देख लो, नागालैंड को अलग से छोड़ा हुआ है, मणिपुर है, तो देखो यहाँ पर डाबला, अबोर, मिश्मी की पहाड़ियां आ जाती है। यहाँ पर नागालैंड में नागा की पहाड़ियां आ जाती है। इन दोनों की सीमा पर पटकोई की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मिजो की पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। तो ये सारी पहाड़ियां इधर खाली छोड़ रखा हमने। और इनके बीच में ये देखो, ये राजस्थान का मैदानी प्रदेश, पंजाब में 5 नदियां बहती है, तो ये नदियां यहाँ पर क्या करेगी बेटा, मैदान का निर्माण करेगी। हरियाणा में भी अपने घग्गर नदी है, दिल्ली के पास यमुना नदी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गंगा नदी की लंबाई है, वो बिहार से भी बहती है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी है, हुगली नदी है ना, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी असम में अपने मैदान का निर्माण करेगी। अब कई बार हम लोग देखा कि असम है ना बेटा, ये 2 बार सीमा लगाता है, एक तो यहां से और एक आप इसमें देख रहे हो बेटा ये यहां से, ये 2 प्रकार की सीमा बनाता है, 2 बार सीमा बनाता है। जो अपना ये जैसे कोटा बनाता है ना, 2 बार सीमा बनाता है, कोटा बनाता है क्या अपने राजस्थान का कौन सा जिला वो 2 बार सीमा बनाता है बेटा, चित्तौड़गढ़ मान लो, हाँ बीच में भीलवाड़ा आ जाता है तो चित्तौड़गढ़ आता है। अब इसमें देखो ये भी 2 प्रकार से। अब कई बार हम ब्रह्मपुत्र नदी लेके आते हैं, वो इधर से ले आते हैं, यहाँ अरुणाचल प्रदेश से, इस वाले असम से यहां से निकाल देते हैं, वो गलत है बेटा। ये देखो पूरा यूटर्न, यूटर्न किसको कहते हैं, पूरा यू के आकार से घूमने चाहिए, तो अपने यहां से लेके जाए तो ऐसे जब घूमेगी तो यूटर्न, यूटर्न लेगी तो असम के इस वाले भाग से निकलती है बेटा, वो ऐसे, समझ गए ना मेरी बात को, यहां से मोड़ना है बांग्लादेश में, यहां प्रवेश करवाना है। तो यहां ब्रह्मपुत्र नदी बहेगी तो बेटा कौन सा मैदान बन गया, असम में मैदान बन गया। तो ये अपना कौन सा है, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। उच्च गंगा का मैदान है, 500 नदियों के बीच में बिस्ट है, बारी है, रचना है, चाज है, सिंधु सागर है, मालवा दोआब है, जिसको भारत का रेबेरिना कहते हैं। ये सारी बातें हम इस मैदानी प्रदेश के अंतर्गत करेंगे। तीसरा जो मैंने आपको भाग बताया प्रायद्वीपीय पठार, तो ये जो आप इतना भाग देख रहे हो बेटा, मैंने आपको पहले भी इसको हाईलाइट कर दिया था, तो कौन सा वाला हिस्सा आने वाला है इसमें, तो ये देखो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, प्रायद्वीपीय पठार नाम दिया है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पठार आते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे मालवा का पठार पढ़ेंगे, हाड़ौती का पठार पढ़ेंगे, शिलोंग का पठार है, कर्नाटक का पठार है, दक्कन का पठार है, बहुत सारे जो पठार है उन सभी की चर्चा हम इसमें, भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, पठारों की विशेषता क्या होती है, निर्माण कैसे होता है, भारत का कितना प्रतिशत भाग पठार है, भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, वो सारी बातें पठारी प्रदेश में। इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये आप देख रहे हो कौन सा, ये तटीय प्रदेश है बेटा, कि तटीय प्रदेश हमारा कहां से शुरू होता है। और वैसे तो आपको तटीय प्रदेश के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं छोड़ी गई है जो आपको तटीय सीमा में नहीं पढ़ाई गई हो। आपको जो मैंने भारत की जलीय सीमा पढ़ाई है, अच्छी डिटेल से पढ़ाई है, सारी बातें मैंने इस फोटो में जितने शब्द आप लोगों ने देखे होंगे, ये सारे नाम आपकी नोटबुक में मिल जाएंगे। इतना तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो काठियावाड़ का तट है, कच्छ का तट बोलते हैं इसको, कोंकण तट वाला हिस्सा आ जाएगा, ये कन्नड़ लिखना था बेटा, कन्नड़ तट है, ठीक है। यहाँ पर मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल का ओडिशा वाला तट, ये सारे के सारे तट मैंने आपको करवाए हैं। तो इनमें सारे तटों की चर्चा वो तटीय प्रदेश के अंतर्गत होती है भारत की। और अब हम बात कर रहे थे कौन सा है, द्वीप समूह है। अब हम जो बात कर रहे थे वो कौन सा बेटा, द्वीप समूह है। और द्वीप समूह में हम लोग देख रहे थे कि ये देखो यहाँ पर नीचे हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आप दिख रहा होगा, ये हमारे अंडमान निकोबार में वाला हो गया और ये हमारा लक्षद्वीप वाला हिस्सा हो गया। तो इसमें जब हम द्वीप पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे लैंडफॉल द्वीप है, कोको द्वीप है। अब पढ़ाए तो हुए हैं आपको, लैंडफॉल और कोको द्वीप या कोकस द्वीप के मध्य से कौन सा चैनल, कोको चैनल अलग करता है, पढ़ाया था मैंने आपको। फिर यहाँ पर आता है उत्तरी अंडमान है ना, मध्य अंडमान है, लघु अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, फिर निकोबार आएगा, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, कौन से द्वीप पर राजधानी है। और दूसरी बात इस बार हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात, देखो इसमें आपको द्वीप समूह अच्छे से दिख रहे होंगे, यहाँ पर तो इनकी लोकेशन है और ये इनको थोड़ा क्या है जूम करके दिखाया गया है, तो इसमें आप भले भांति देख पा रहे हो ये हमारे द्वीप समूह है। और इस द्वीप समूह में यहाँ पर देखोगे कि हमारे जो देश के जो सैनिक हैं जो शहीद हो चुके हैं, शहीदों के नाम पर इन द्वीपों के क्या रखे गए बेटा, नाम रखे गए। किस द्वीप को किस नाम है, अपने किस द्वीप को कौन सा नाम दिया गया, पहले उसका नाम क्या था, अब उसका नाम क्या है। मेरे ख्याल से इस बार सीटी में पता नहीं, या तो सीटी में और पीछे जो 2-3 पेपरों में बेटा उनमें पूछा जा चुका है इन द्वीपों का नाम। जैसे इसमें देखो, इसमें एक विक्रम बत्रा द्वीप, जानते हो इनको, तो मूवी भी आई थी, ठीक है, विक्रम बत्रा जो है। और इसके अलावा जो है मेजर शैतान सिंह,
बहुत ही प्राउड की बात है, इनका संबंध हमारे राजस्थान से रहा है, मेजर शैतान सिंह का। तो ये सारी चीजें इनके बारे में भी पढ़ेंगे कि कहाँ के निवासी थे, कब ये हुए, इनकी भी डिटेल से पढ़ेंगे, इनकी अच्छी फोटोज वगैरह भी देखेंगे हम लोग। और ये देखो, ये भारत का पश्चिमी तट है ना बेटा, समझ के मेरी बात को। ये कोची मतलब केरल का हिस्सा आ गया है, मुंबई मतलब महाराष्ट्र का, ये हमारा तट है, ये हमारा तटीय प्रदेश है बेटा। और इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये कौन से है, लक्षद्वीप के भाग आपको दिख रहा है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखो, ये वाला जो द्वीप दिख रहा है ये कवारती है, कवारती मतलब जो लक्षद्वीप की राजधानी है। इसमें एंद्रोथ द्वीप दिख रहा होगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजें एक एक बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में लास्ट में देखो, ये खतरनाक है, कौन सी जनजाति बेटा, जारवा जनजाति, भूलकर भी मत जाना उधर, मतलब अंडमान निकोबार के मध्य अंडमान की बात हो रही है बेटा। ये लोग मध्य अंडमान पर निवास करते हैं। और ये देखो कितनी ताज्जुब वाली सी बात लगेगी बेटा हम लोगों को कि 30,000 साल पुरानी जनजाति है, कौन सी, जारवा जनजाति। लेकिन 1990 में पहली बार दुनिया के सामने आ रहे हैं। और इनकी जनसंख्या देखो करीब 400 के पास बची है इनकी आबादी। ये अपने भारत की जनजाति है, ये अपने भारत के, ये भारतीय है, समझ रहे हो। और देखो इतनी इंपॉर्टेंट है कि चर्चा में रही, और चर्चा में रही तो पीटीआई 2018 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था कि जारवा जनजाति का संबंध कहां से है। इस बार पीछे वाले 22 वाले पेपर में फिर पूछा गया कि भी चकवा जनजाति जो है उसका संबंध किस देश से है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसकी भी, इस जनजाति की विशेषता, इसकी परंपरा क्या है, इसके रीति रिवाज क्या है, वो भी अपने जानेंगे, जो कि हमारे लिए रोचक रहेंगे। ये हमारे थोड़ा वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बेटा। तो ये अपने भाग चल रहा है कौन सा, द्वीप समूह है। और लास्ट जो हमने भाग पढ़ा है वो कौन सा बच्चों, मरुस्थल है। छठा भाग हमने कौन सा पढ़ा है, मरुस्थल का भाग है। इसमें देखो ये इंडिया के मैप में जो आप देख रहे हो हाईलाइट किया हुआ, ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ये थोड़ा सा इसमें ये देखो, ये बालू रेत वाला हिस्सा देख रहे हो, ये देखो रेड क्लिफ हो गई ना, ये रेड क्लिफ हो गई बेटा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हो ना, ये इसमें थोड़ा सा देखो आप लोग, आपको बालू मिट्टी का सा जो कलर दिख रहा है ना, वो देखो ऊपर नहीं दिख रहा ना, ऊपर थोड़ा ग्रीन आ गया है इस बाद में, ये देखो इस प्रकार से होते हुए ये दिख रहा है ना, ये हमारा कौन सा है, इसमें मरुस्थल है। तो बाकी की चर्चा बेटा कल की क्लास में करने वाले हैं हम लोग। और ठीक है, तो अब कल अपने क्या क्या पढ़ना है, कितने भागों में पढ़ना है, वो सारी बातें कल की क्लास में करेंगे। तो आप मेरे को एक बात बताओ, कहां तक लिया था हम लोगों ने, भौतिक प्रदेश की हेडिंग, थोड़ी डेफिनेशन भी तो लिख दी ना। तो बेटा ये आपको पीपीटी पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अभी आज इस पे जो मैंने वो चावच बनाए हैं, जो लिखे हैं, वो आप लोग नोटबुक में बना ले, ठीक है। मैं आपको ये वाला बनाना है, बाकी पीडीएफ जो है वो आप लोग, ठीक है, ओके। तो ये वाला आप लोग उतार लेना बेटा, ठीक है।